Hi, and welcome back to Pathogenesis, where we understand the disease. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर स्क्रीनिंग महिलाओं में कैसे की जाती है। कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब होता है टू कैच द कैंसर अर्ली। कैंसर स्क्रीनिंग क्या होती है, कैंसर स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, कैंसर स्क्रीनिंग कब करानी चाहिए, यह सवाल हैं जो हम सबके मन में आते हैं। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपडेट ना मिस करें। कैंसर स्क्रीनिंग कैसे मदद करता है कैंसर पकड़ने में? सबसे पहले तो कैंसर स्क्रीनिंग से कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है और यह प्री कैंसरस लीजन्स, एक ऐसी बीमारी जो आगे जाके कैंसर बन सकती है, उसको भी पकड़ता है। स्क्रीनिंग करने से कैंसर रिलेटेड मौतें कम हो जाती हैं और ओवरऑल पेशेंट्स का सर्वाइवल या लॉन्ग टर्म लाइफ इम्प्रूव होता है और जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर के लिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होता है। अब हम आएंगे 4 कॉमन कैंसर्स जो महिलाओं में होते हैं। यह हैं ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर। कैंसर स्क्रीनिंग के दिशा निर्देशों को पढ़ने से पहले एक सवाल जो सब लोगों के मन में आता है कि हमें कैंसर स्क्रीनिंग कब करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, किस उम्र में करानी चाहिए और कितनी बारी करानी चाहिए। इस सब पर फैसला कैसे लिया जाता है? हम आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कैंसर स्क्रीनिंग के लिए गाइडलाइंस या दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन संस्थाओं का नाम है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, US प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क। इन दिशा निर्देशों को अलग अलग देश अपने देश में कैंसर के इंसिडेंस या होने के रेट के हिसाब से फॉलो किया जाता है। अब शुरू करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना भी कहलाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के 4 मुख्य भाग होते हैं। यह है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसका साधारण भाषा में मतलब होता है अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करना। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको अपने हाथ की उंगलियों को साथ में रख के पूरी ब्रेस्ट को महसूस करना होता है कि वह सामान्य लग रही है और सामान्य महसूस हो रही है कि नहीं। आप अपने हाथ को 3 तरीके से अपनी ब्रेस्ट के ऊपर घुमा सकते हैं, ऊपर से नीचे, बाहर से अंदर की तरफ या फिर एक सर्कुलर फैशन में। यह करते वक्त आप यह ध्यान रखिए कि आपकी ब्रेस्ट नॉर्मल या सामान्य लग रही है और महसूस हो रही है कि नहीं। अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में कोई दर्द, कोई गांठ, कोई निपल से डिस्चार्ज या रिसाव, त्वचा में कोई बदलाव, लाली या झुर्री, तो आपको सावधान होना चाहिए और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या सुविधा अनुसार किसी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसी चीज़ को बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि दूसरा तरीका है ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करने का। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की तरह ही होता है, मगर इसमें यह फ़र्क होता है कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट आपकी ब्रेस्ट को इसी तरीके से एग्जामिन करते हैं किसी गांठ या किसी और बदलाव के लिए। तीसरा तरीका जो हम पढ़ेंगे वो है मैमोग्राम। हम में से बहुत लोगों ने मैमोग्राम के बारे में सुना होगा।
मैमोग्राम कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, किस उम्र से कराना चाहिए, इस सब की बातें अभी हम कुछ देर में करेंगे। मगर अभी आपको हम यह बता दें कि मैमोग्राम में क्या होता है। मैमोग्राम में आपकी ब्रेस्ट को 2 प्लेट के बीच में रखा जाता है और उसके थ्रू एक्सरे रेडिएशन भेजी जाती है। इस एक्सरे रेडिएशन से जो फिल्म बनती है उसकी जांच रेडियोलॉजिस्ट करते हैं और एक स्कोर निकालते हैं जिसको बायरेट स्कोर कहते हैं। चौथा तरीका जिससे स्क्रीनिंग करवाई जा सकती है वो है एमआरआई। आइए अब पढ़ते हैं मैमोग्राम और एमआरआई के बारे में। जैसा कि हमने अभी बताया कि मैमोग्राम में एक्सरे रेडिएशन ब्रेस्ट के थ्रू भेजी जाती है। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि ब्रेस्ट में जो छोटी छोटी कैल्सिफिकेशंस, जिनको माइक्रो कैल्सिफिकेशंस कहते हैं, वह भी हम लोग पकड़ पाते हैं। ये कैल्सिफिकेशंस कई बारी कैंसर का साइन या निशानी हो सकते हैं। मैमोग्राम करवाने से हमें मरीज़ का ब्रेस्ट का बायरेट स्कोरिंग भी मिलता है। बायरेट स्कोरिंग एक तरह का रेडियोलॉजिकल स्कोरिंग है जिससे कि ब्रेस्ट के लीजन्स को कैंसर, बिनाइन यानी नॉन कैंसर और प्री कैंसरस कैटेगरी में डाला जाता है। यह स्कोरिंग रेडियोलॉजिस्ट और सर्जन भी यूज़ करते हैं पेशेंट का आगे का फॉलोअप का डिसीजन लेने के लिए। मैमोग्राम महंगा नहीं होता और ये कई गांठों को लक्षण पैदा करने से पहले भी पकड़ लेता है। मैमोग्राम की कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि डेंस ब्रेस्ट जो यंग फीमेल्स में होती है। उन महिलाओं में मैमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर पकड़ने के लिए बहुत समर्थ नहीं होता। मैमोग्राम की सेंसिटिविटी 76% और स्पेसिफिसिटी सिर्फ 88% होती है। इसके अलावा बार बार मैमोग्राम कराने से महिलाओं को रेडिएशन का एक्सपोजर भी होता है जो कि थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैमोग्राम के कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी, तो क्या मैमोग्राम अच्छा है? जी हाँ, मैमोग्राम के जो फ़ायदे हैं वो मैमोग्राम के नुकसान से बहुत ज़्यादा हैं। एमआरआई दूसरी तरफ का सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। यह लगभग 70 से 80% ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लेता है। DCIS जो कि कैंसर से पहले होने वाली एक बीमारी है, उसको भी एमआरआई पकड़ लेता है। एमआरआई कराने से जो हाई रिस्क महिलाएं हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क लगभग 70% कम हो जाता है। इसमें कोई रेडिएशन या कोई एक्सरे भी नहीं इस्तेमाल होता। एमआरआई से छोटी छोटी बीमारी भी पकड़ी जाती है, या फिर जो मरीज़ कैंसर का इलाज ले रहे हैं उनका इलाज कितना ठीक हुआ है और कितना कैंसर की बीमारी बची है, यह भी एमआरआई से पता चलता है। एमआरआई कैंसर का एकदम सही नाप देता है और साथ साथ लिम्फ नोड में कैंसर फैला है कि नहीं यह भी बताता है। एमआरआई से हम स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर भी पकड़ सकते हैं। क्या है ये स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर? एक ऐसा कैंसर जिसे कि अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए उसके लक्षण नहीं दिखेंगे जब तक वह पूरे शरीर में ना फैल जाए। ऐसे कैंसर को स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर कहते हैं। एमआरआई ऐसे कैंसर को पकड़ने में काफ़ी हद तक समर्थ है। फिर भी एमआरआई में काफ़ी कमियां हैं। एमआरआई में फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसका साधारण भाषा में ये मतलब है कि बहुत बारी एमआरआई एक मरीज़ में ऐसा रिज़ल्ट देगा कि मरीज़ को कैंसर होने की संभावना है, जिसकी वजह से मरीज़ को दोबारा एमआरआई, मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड या किसी और इन्वेस्टिगेशन के लिए या बायोप्सी के लिए बुलाया जाएगा। एमआरआई में रिकॉल रेट 62% है, यानी 100 में से 62 मरीज़ों को वापस दोबारा बुलाया जाएगा एक बारी एमआरआई कराने के बाद। बायोप्सी रेट एमआरआई में 7% है, मतलब 100 में हर 7 मरीज़ों को बायोप्सी या एफएनएसी करवाना पड़ेगा, ये कंफर्म करने के लिए कि जो उनके ब्रेस्ट में बीमारी है वो कैंसर है या कैंसर नहीं है। इसी तरह से एमआरआई कैंसर का ओवर डायग्नोसिस करता है।
इसके साथ साथ एमआरआई बहुत महंगा है और सब जगह आसानी से उपलब्ध नहीं है। एमआरआई सिर्फ उन्हीं जगह किया जाता है जहां पर बायोप्सी का ऑप्शन अवेलेबल है और रेडियोलॉजिस्ट ट्रेंड है। आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो आपको एमआरआई के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप ओबीस हैं, अगर आपको कंट्रास्ट से एलर्जी है या अगर आपको कोई स्पाइन प्रॉब्लम है। अब आते हैं स्क्रीनिंग गाइडलाइंस या स्क्रीनिंग के दिशा निर्देशों पर। सबसे पहले बात अगर किसी के मन में आती है कि हमें किस उम्र से कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए, सारी संस्थाओं के हिसाब से 45 ईयर्स से स्टार्ट करनी चाहिए और हर साल मैमोग्राम करवाना चाहिए। अब बात आती है कब तक, यह हमें 74 या 75 ईयर्स तक हर साल कराना चाहिए। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो ये आप हर साल या फिर हर 2 साल भी करवा सकते हैं। सेवेंटी 75 ईयर्स से ज़्यादा आप सेम फ्रीक्वेंसी पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन से आप इसका अपना पर्सनल बेसिस पे फैसला ले सकते हैं। 30 साल की उम्र से कम में मैमोग्राम रिकमेंड नहीं किया गया है। साधारण रिस्क मरीजों में आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं हर महीना। यह करना चाहिए महीने आने के 5 दिन बाद। इसके साथ साथ आप हर 3 साल आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा सकते हैं एक डॉक्टर द्वारा। बहुत बारी हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार में किसी को कैंसर है, हमारी फैमिली में किसी को कैंसर है, क्या इससे मेरा रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का होने का? इसका जवाब है नहीं। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर स्पोरैडिक यानी अपने आप होते हैं या फिर ऐसी जेनेटिक रीज़न से होते हैं जो कि लो पेनिट्रेंस होता है। पेनिट्रेंस का मतलब है कि अगर आपके पास वो डिफेक्टिव जीन या ख़राब जीन है फिर भी आप उसके सिम्टम्स नहीं देखेंगे या फिर भी आप उसके लक्षण नहीं दिखाएंगे। तो ज़्यादातर, जैसा कि हमने बोला, ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स ऐसे ही होते हैं बिना जेनेटिक इनहेरिटेंस या ऐसे जीन्स के साथ होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आप में ब्रेस्ट कैंसर कॉज करें। सिर्फ 1 से 2%, मतलब 100 में से सिर्फ 1 या 2% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री होती है ऐसी जीन्स की जो 80% पेनिट्रेंस है। मतलब अगर आपको ये जीन है तो 80% चांस है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होएगा। ये जीन्स हैं BRCA1, BRCA2 और P53 और P10। हालांकि P53 एंड P10 से कितना प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर होता है इसका अनुमान अभी पूरा तरह से नहीं है। अब बात यह आती है कि हम कैसे जानेंगे कि हम एवरेज रिस्क पे हैं या हाई रिस्क पे हैं। एवरेज रिस्क मतलब उतना रिस्क जितना पूरी पॉपुलेशन को है। हाई रिस्क पे तब कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्लोज रिलेटिव्स का मतलब है फर्स्ट या सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स, यानी हमारे खुद की बहनें, मदर्स या फिर हमारी इमीडिएट रिलेटिव्स। 2 या 2 से ज़्यादा रिलेटिव्स को अगर ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हो तब। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो 50 साल से कम उम्र में, या किसी को फैमिली हिस्ट्री है दोनों ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की, एक से ज़्यादा रिलेटिव को 2 कैंसर हुए हुए हैं, या कोई आदमी है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। बहुत लोगों में चेस्ट को रेडिएशन मिलता है कुछ बीमारियों के लिए, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा।
अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको 10 से 30 साल तक ऐसा रेडिएशन मिला है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए हाई रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा ली फ्रॉमेनी और काउडन सिंड्रोम जैसी बीमारियों के मरीज़ भी हाई रिस्क पे होते हैं। अगर आप हाई रिस्क पे हैं तो आपकी स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है। जेनेटिक रिस्क के अलावा हाई रिस्क कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे स्कोरिंग मॉडल्स हैं। इन स्कोरिंग मॉडल्स के हिसाब से अगर आपका लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर 20% से ज़्यादा है, तब आपको साल में 2 बारी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एनुअल मैमोग्राफी और एनुअल MRI करवाना चाहिए। यानी आपको साल में 2 बारी अपने डॉक्टर के पास जाके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हर साल मैमोग्राम और हर साल MRI कराना चाहिए। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको 30 साल से शुरू कर देना चाहिए। अब आते हैं हम MRI के रोल पे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सारे हाई रिस्क पेशेंट्स में ईयरली MRI यानी हर साल MRI रिकमेंडेड है। इसके अलावा जो महिलाएं डेंस ब्रेस्ट के साथ होती हैं, उनमें मैमोग्राम ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। उन महिलाओं में भी MRI रिकमेंडेड है। जेनेटिक टेस्टिंग के लिए कब जाने की ज़रूरत है? अगर आपके परिवार में BRCA1 जीन की हिस्ट्री है, तब आप जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए, क्योंकि आप तब गाइडलाइंस या दिशा निर्देशों के हिसाब से हाई रिस्क पे हैं या ज़्यादा रिस्क पे हैं। अल्ट्रासाउंड का स्क्रीनिंग में क्या रोल है? जो भी सस्पिशियस लीजन होते हैं डॉक्टर के या हमारे खुद देखने पर या फिर मैमोग्राफी पे, उनको देखने में या उनकी FNAC बायोप्सी या थेरेपी करने में अल्ट्रासाउंड मदद करता है। अल्ट्रासाउंड में एक कमी है कि अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ऑपरेटर या जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेल में पढ़ने के बाद अब आते हैं हम एंडोमेट्रियल कैंसर की स्क्रीनिंग पर। एंडोमेट्रियल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं है। फिर भी मेनोपॉज के बाद, यानी जब आपके महीने आने बंद हो जाएं, उसके बाद अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग महसूस होए, तब आपको पैप स्मीयर, एंडोमेट्रियल बायोप्सी या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर सिंड्रोम, जिसको HNPCC सिंड्रोम भी कहते हैं, इस सिंड्रोम में 35 साल की उम्र से हर साल बायोप्सी या ईयरली बायोप्सी रिकमेंडेड है, क्योंकि यह मरीज़ बहुत ज़्यादा कैंसर के रिस्क पे होते हैं। अब आते हैं सर्वाइकल कैंसर पे। 21 साल की उम्र में यह शादी के बाद सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू की जाती है। यह हर 3 साल में की जाती है 65 ईयर्स की एज तक। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के तरीके हैं पैप स्मीयर और HPV टेस्टिंग। अगर आप एक HIV पेशेंट हैं या आपने लंबे समय तक स्टेरॉयड लिया है या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट, तब आप सर्वाइकल कैंसर के ज़्यादा रिस्क पे हैं। और ऐसे सिचुएशन में आपको हर साल पैप करवाना चाहिए। ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में 5th मोस्ट कॉमन या 5वां सबसे कॉमन होने वाला कैंसर है।
ओवेरियन कैंसर के लिए रूटीन स्क्रीनिंग कोई भी संस्था एडवाइस नहीं करती है। फिर भी सभी महिलाओं के लिए यह एडवाइस है कि वो कोई भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, जैसे कि एब्डोमेन या पेल्विस में पेन, या फिर बिना कारण के यानी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ओवेरियन कैंसर के लिए अपना रिस्क अगर आप जानें, उसके हिसाब से भी आप अपने कैंसर स्क्रीनिंग डिसाइड कर सकते हैं। ओवेरियन कैंसर के दो तरह के रिस्क हैं, एक एवरेज रिस्क और एक हायर रिस्क। अगर आपके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे कि मदर यानी माँ, सिस्टर, बहन या बेटी को ओवेरियन कैंसर हुआ, या फिर आपको खुद ब्रेस्ट कैंसर हुआ है 40 साल की उम्र से कम, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है 50 साल की उम्र से कम, और आपके एक या एक से ज़्यादा रिलेटिव को ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर हुआ है किसी भी उम्र में, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है 50 साल की उम्र से कम, या ओवेरियन कैंसर हुआ है किसी भी उम्र में। इन सब फैमिली हिस्ट्री के साथ आप ओवेरियन कैंसर के ज़्यादा रिस्क पे हैं। इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो आपको हायर रिस्क पे डाल सकते हैं। यह है BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन या फिर HNPCC सिंड्रोम, जिसको कहते हैं हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर या लिंच सिंड्रोम। अगर आप एवरेज रिस्क पे हैं तो आपको स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको CA-125 लेवल्स और ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से अपनी ईयरली स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो को सुनने के बाद आप में से बहुत सी महिलाओं के सवाल और शंकाएं थी, उनका हम समाधान कर पाए हों। अगर फिर भी किसी को कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए